इसमें हम लोग जेनेटिक्स के प्रश्न करेंगे, यानी कि आनुवंशिकी के, और बायोलॉजी के 2 वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। इसमें हम लोग आनुवंशिकी के प्रश्न करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने यूथ की जो बुक है उससे मैंने उठाए हैं। तो क्या, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंट्रोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक पौधे का समजीनी यानी कि जीनोटाइप TTRR है तो समलक्षणी फेनोटाइप होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बौना और गोल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्म की RR का फेनोटाइप दिखने में बिल्कुल RR जनक के समान होता है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इससे प्रभाव और दूसरे को अप्रभावी नाम दिया। द्विसंकर क्रॉसों यानी कि 2 विशेषकों में भिन्न पौधे के क्रॉस के परीक्षणों पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया। इसे मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े के से स्वतंत्र होता है। अतः पौधे का समजीवी TTRR जो समलक्षणी बौना एवं गोल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं RRB के। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा लक्षण होगा, तो प्रभावी लक्षण होगा और अप्रभावी लक्षण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज का आकार अगर गोल है तो प्रभावी लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार में होगा। बीज का रंग पीला है तो प्रभावी लक्षण है, हरा है तो अप्रभावी है। फूल का रंग बैगनी है तो प्रभावी लक्षण है, सफ़ेद है तो अप्रभावी है। फली का आकार फुली हुई है तो प्रभावी लक्षण है, सिकड़ी हुई है तो अप्रभावी है। फली का रंग हरा है तो प्रभावी लक्षण है, पीला है तो अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति अक्षीय है तो प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण में अंत्य हो जाएगा। तने की ऊंचाई लंबा है तो प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण में बौना हो जाएगा। आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जीन। सभी जीन अजीवों में आनुवंशिकी लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं। सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन्हें कारक जबकि जोहानसन ने जीन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो इसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टिश्यू कल्चर या फिर पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 44 गुणसूत्र प्लस XX। एक मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र समजात यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं, और समजात गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष में समान होते हैं। पुरुष में 23 जोड़ी के असमान गुणसूत्रों को हेटेरोसोम्स या लिंग गुणसूत्र 6 क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन्हें XY से दर्शाते हैं। और स्त्रियों में 23 जोड़ी गुणसूत्र के जोड़ी के जो भी गुणसूत्र होते हैं समजात होते हैं, उन्हें XX से दर्शाते हैं। स्त्रियों में XX होता है गुणसूत्र, जबकि पुरुषों में XY होता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, तो ये होता है गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको टिक करना है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 42 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 4 जोड़े 2 जीन। ये आपका गलत हो जाएगा। जेनेटिक्स ऑफ JD वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था, ये भी ऑप्शन गलत है। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा, ये भी गलत है। एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड
रज्जु कोड जैसे एक घुमावदार श्रेणी का बना होता है। तो इसकी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि डीएनए डीऑक्सी बोन्यूक्लियोटाइड एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई समानता इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज और फास्फोड ग्रुप। द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना खासकर विशेषताएं निम्न है। यह 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयुग्मित होकर क्षार युग्म बनाते हैं। एडेनिन व थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से गुआनिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिराडीन होता है। मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं। जेनेटिक शब्द विलियम बेटसन ने दिया था, मेंटल ने वंशागति का नियम प्रतिपादित किया। आगे देखेंगे आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जीनोटाइप। किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षणों का दृश्य रूप यानी फेनोटाइप कहते हैं, परंतु इन लक्षणों के जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को लक्षणों का जीन रूप यानी जीनोटाइप कहते हैं। उदाहरणतः लंबा या बौना तने की लंबाई के लक्षण का दृश्य रूप, ये सब जीनोटाइप है। लैंगिक प्रजनन में इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है के का शामिल होते हैं। तो ये दिया हुआ है समान लिंग 2 जनक, विपरीत लिंगों 1 जनक, विपरीत लिंगों 2 जनक, कोई भी लिंग 1 जनक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि प्रजनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अथवा 2 जीवों के भागीदारी पर आधारित रहती है, जबकि संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गैमीट की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो यह लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इसको। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम कितने होते हैं इसको बताना है आपको। तो 23 जोड़ी होते हैं एक मादा युग्मक में। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान अपने जोड़े के समजात एक सेक्स होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात XY गुणसूत्र कहते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं तो उसके अंडे में 1 क्रोमोसोम्स होते हैं जो अनिषेचित अंडा होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़े आपस में समान होते हैं, जिसे समजात गुणसूत्र ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, तथा 23वां जोड़ा स्त्री और पुरुष में भिन्न होता है, जिसे विषमजात गुणसूत्र हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। मानव में इसी द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। पुरुषों में यह XY तथा महिलाओं में XX होता है। मानव में अनिषेचित अंडे तथा शुक्राणु अगुणित होते हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या संतति गुणसूत्र से आधी होती है। अतः मानव के अनिषेचित अंडों में एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि एक अनिषेचित शुक्राणु में एक X या Y गुणसूत्र होते हैं। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 23 जोड़ी। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो लैंगिक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मक के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक अलग अलग संतति से आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रबलता। जब 2 परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 के संतानों पौधों में केवल प्रभावी प्रबलता का लक्षण प्रदर्शन होता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 3 संबंधी एक पुनः पृथक्करण सेग्रीगेशन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। वंशानुक्रम
के नियम को प्रतिपादित किया ये आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्रेगर मेंडल ने जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशागत के नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने अपने नियम उद्यान मटर यानी गार्डन बी पर किए गए प्रयोगों से बनाए थे। आनुवांशिकता के संदर्भ में मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्वतंत्र अपीवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मनुष्य जाति के पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसकी से प्राप्त होते हैं, तो ये बताना है आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, माता से। पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, जबकि महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। भ्रूण का युग्मज बनते वक्त माता सदैव X गुणसूत्र देती है तथा पिता का X या Y दोनों में से कोई भी एक संयोजित हो सकता है, तो पुरुष का गुणसूत्र ही लिंग निर्धारक होता है। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो ये हो जाएगा परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। माता पिता जनक जीवों में संतान के शारीरिक अथवा मानसिक गुण लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता, हेरेडिटी कहा जाता है। आनुवंशिकता के नियम एवं क्रिया विधि के अध्ययन को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, जो जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है, रोग है। ये बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक हों, विषय युग्मिक हों। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्रों द्वारा होगा, तो बच्चों का जो लिंग होगा वो पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है, यानी जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा ही होता है। मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता 23 जोड़ी के गुणसूत्रों की विभिन्नता के कारण विकसित होती है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष में Y युक्त और X युक्त शुक्राणु एक संबंधी 1 के अनुपात में बनते हैं। मानव में नर युग्मक में निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, या तो X या तो Y। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, ये हो जाएगा सी। हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती है। यहाँ देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन कि मेंडल के द्वितीय नियम अपव्यय के और नियम यानी कि लॉ ऑफ असॉर्टमेंट के अनुसार एक पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक या जीन एकक परस्पर स्वतंत्र होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से दूसरे पौधे के सभी लक्षणों के जीन से मिलते हैं। यही आनुवांशिक कारकों के स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम है। इसके अंतर्गत एक लक्षण के विपर्यासी रूपों वाली किस्मों के संकरण हाइब्रिडाइजेशन से मेंडल को F2 पीढ़ी में 3 प्रभावी एक अप्रभावी लक्षण का प्रारूप फेनोटाइप्स मिले। इसी प्रकार 2 लक्षण के लिए 2 जोड़े संकर द्विसंकर संकरण डी हाइब्रिड क्रॉस से F2 पीढ़ी में मेंडल को 9:3:3:1 के अनुपात में 4 लक्षण प्रारूप मिले। उक्त दोनों अनुपातों को क्रमशः एक संकरण मोनोहाइब्रिड
एवं द्विसंकर डी हाइब्रिड अनुपात कहते हैं। आगे देखेंगे, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है, तो ये हो जाएगा दैहिक। जो उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, वो आनुवांशिक नहीं होता है। डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन विलोपन, प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवांशिक होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 46 जोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं, अभी आपने पढ़ा है 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द। 4 ऑप्शन दे रखा है, माता पिता शुद्ध प्रजनन है, पेरेंट को डोमिनेंट है, कैरेक्टर रिसेसिव है, कैरेक्टर लिंक कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा माता पिता शुद्ध प्रजनन है। एक यहाँ दिया हुआ है कि मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता की प्रजनन क्रिया शुद्ध होती है। मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे टीटी व बौने पौधे के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, और जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी के पौधे से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराया तो 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे तथा 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए, जिनका फेनोटाइप अनुपात 3:1 था। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया, स्वपरागण प्राप्त किया है। F1 से F2 वंशज स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया गया। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। इन्होंने आनुवांशिकी के मटर के पौधे का प्रयोग किया। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागण पद्धति से प्राप्त किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो ये हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, तो ये हो जाएगा आपका डीएनए। नेक्स्ट देखते हैं, ने सजीव वस्तुओं को लक्षण के आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो कौन योगदान दिया, ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान दिया। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं, तो कितने बीज गोल और पीले होते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 315। यहाँ पे देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसमें गोल होता है, किसमें पीला होता है। मेंडल ने द्विसंकरीय डी हाइब्रिड क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे व झुर्रीदार के लिए उत्पन्न पौधे का क्रॉस कराया, तो इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है। अर्थात 556 गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीजों के संकरीय क्रॉस में 315 गोल पीले बीज सबसे अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एनील क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो एनील आपका जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें एलील कहते हैं। यह जीन का वैकल्पिक रूप होता है। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो अभी आप पढ़ चुके हैं, ग्रेगर मेंडल ने। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकता गुणसूत्र में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, यह आपका हो जाएगा यूजिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, यह आनुवंशिक के क्षेत्र में यूजिक्स कहलाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव का अध्ययन कर मानव के रोग विज्ञान के निदान में सहायता मिलती है। हरगोविंद खुराना ने सन 1967 ईस्वी में जेनेटिक्स कोड शोध के कारण नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो यह आप पढ़ चुके हैं, ग्रेगर मेंडल को। प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मेंडल के जो प्रयोग हैं वो हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए प्रदान करते हैं। ये देखेंगे वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1884, ऑप्शन नंबर 1। गीगा जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ। इन्होंने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिवर्धन का नियम। गीगा जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों को मेंडल के नियम से भी जाना जाता है। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक मीठी मटर के पौधे को चुना। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को बर्नो ऑस्ट्रेलिया में हुई। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है, तो ये हो जाएगा XY। मनुष्य में जो पुरुष होते हैं उनके यौन गुणसूत्रों में XY समूह होता है, जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करता है। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, तो इन्हें जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका राइट आंसर, क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण थे। प्रयोग के लिए मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा है। इसकी आयु 3 से 4 माह होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। इसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं। पुष्प की रचना ऐसी है कि इसमें प्राकृतिक रूप से संकरण नहीं हो सकता है, अतः इसमें स्वपरागण होता है। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षणों वाले बने रहते हैं। कृत्रिम परागण द्वारा बने संकर पौधे सक्षम होते हैं। मटर के पौधे में बहु लक्षण ऐसे मिलते हैं जो दूसरे से विपरीत होते हैं। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, ये हो जाएगा एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 23 जोड़ी। मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं।